घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। यूपीएससी परीक्षा से सीसेट को वापस लेने की मांग को लेकर सड़क से संसद तक बवाल। सरकार ने मांगी 1 हफ्ते की मोहलत। और उत्तराखंड उपचुनाव में तीनों सीट पर कांग्रेस ने लहराया जीत का परचम। बड़ा सवाल, रावत का है कमाल या बीजेपी की आपसी गुटबाजी से मुरझाया कमल। ये उत्तराखंड से कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिली। कांग्रेस पार्टी के लिए 3 सीट पे जो जीत का महत्व है, ये कांग्रेस के तमाम नेता जानते हैं। न सिर्फ उत्तराखंड की सरकार बल्कि कांग्रेस पार्टी में जो हताशा, जो निराशा और जो भी उनकी संकट दिख रहे थे, उससे कम कुछ उम्मीद की किरण यहाँ से जरूर उन्हें नजर आना शुरू हो जाएगा कि कुछ हो सकता है। ये बात अलग है कि उत्तराखंड की जीत में कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा हरीश रावत और उनकी सरकार और उनकी अपनी ज़मीनी पकड़ है। साथ ही साथ बीजेपी गुटबाजी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पर चर्चा करेंगे उससे पहले यूपीएससी परीक्षा में सीसेट को वापस की मांग के लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा रहा। क्यों इस तरह की स्थिति बनी, ये सवाल है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। 2011 से सीसेट को लागू किया गया। हमारे साथ प्रदीप टामटा हैं, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर राजकुमार फलवाड़िया साहब हैं, प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय से। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार है, उपेंद्र प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार है और प्रोटेस्ट करने वाले छात्र मोहम्मद दानिश है। दानिश, किस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? सीसेट से में अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को ज़्यादा लाभ हो रहा है। हिंदी मीडियम के छात्रों को, चूँकि जब 80 नंबर के होते हैं वो मार्क्स, मतलब 80 क्वेश्चन उसमें होते हैं जी। 80 क्वेश्चन के मतलब वो होते हैं, वो 200 नंबर के होते हैं। ठीक है, उसमें जो पैसेज होते हैं वो बहुत ही कठिन आते हैं। लगभग 36 से 40 क्वेश्चन पैसेज के होते हैं जिनके नंबर होते हैं 100 मार्क्स के, जो कि हूबहू गूगल से उठा करके वो कॉपी कट एंड पेस्ट करके वो डाल दिया जाता है इस क्वेश्चन पेपर में, जिसे बनाने में बहुत कठिनाई होती है। सो हमारी काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रही है। 27 जून को भी हमने प्रोटेस्ट किया। कठिनाई क्या आती है जिस बात को लेकर आप विरोध कर रहे हैं? जिस बात को वापस, कठिनाई क्या है? सीसेट को हटा दिया जाए या क्वालिफाइंग कर दिया जाए, क्योंकि सीसेट से छात्रों को बहुत नुकसान हो रही है। जैसे किन छात्रों को नुकसान हो रहा है? कैसे छात्र? जो यूपीएससी के छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी भाषी छात्र हैं या क्षेत्र और भी भाषा के जितने भी छात्र हैं। जैसे कि पिछली बार संघ लोक सेवा आयोग में जो अभी चयन हुआ है, उसमें मात्र 1122 में मात्र 26 छात्रों का हिंदी। 11 में इसकी शुरुआत हुई, आज प्रोटेस्ट क्यों? काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन वो परसेंटेज नहीं आ पा रहा है हिंदी मीडियम के छात्रों वाला। जो मेनली यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान के जो बेसिकली छात्र आते हैं, वो चूँकि अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, यूपीएससी के वही तैयारी करते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा अधिकतर जो छात्र होते हैं वही आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। उनका बैकग्राउंड बहुत ही, कभी अंग्रेजी मीडियम को वो नहीं किया गया है। एक बैग अगर आपके सर पे अगर ला दिया जाए तो वो दिक्कत होता है सर तैयारी करने में। चलिए राजकुमार जी, ये कुल मिलाकर के जो स्थिति इस वक्त है, जो विरोध है, जो जिस बात का भरोसा दे रहे हैं सरकार की, न्याय होगा, न्याय नहीं होगा, ये कहाँ से इसकी उपज, इसकी पेड़ कहाँ लगाई गई है? पहले तो मैं इस विषय को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। जो भी आंदोलनकारी छात्र विषय को उठाए हैं, पहले में विषय को समझने की आवश्यकता है कि विषय है क्या। सबसे पहले तो सीसेट की जो विरोध हुआ है, सीसेट जिसे हम बोलते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 200 मार्क्स का है। अगर प्रीलिम की अगर हम बात करें तो प्रीलिम में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज का जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का एक पेपर होता है, यानी कि 1 क्वेश्चन कैरी इक्वल 2 मार्क्स। लेकिन सीसेट की अगर हम बात करें तो सीसेट में अगर देखेंगे 80 क्वेश्चन रखे हैं और हर क्वेश्चन कैरी करता है 2.5, यानी कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। इसका मतलब पहले ही प्रीलिम में भी के 2 पेपर में पहले सीसेट को महत्व दिया गया है। और दूसरा, इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो लगभग 5 हम कह सकते हैं कि बैकग्राउंड के रहते हैं, जिसमें इंग्लिश कंप्रीहेंशन, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन और डिसीजन मेकिंग। अगर इन क्वेश्चंस के अगर हम फॉर्मेट को देखें, इसके पैटर्न को अगर हम देखें, तो अपने उस पैटर्न में ये मैसेज आता है: इंग्लिश कंप्रीहेंशन,
रीजनिंग और मैथ, ये तीनों ऐसे पैटर्न है जो इंग्लिश भाषा के या इंग्लिश मीडियम के, या अगर मैं कहूं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, मैनेजमेंट बैकग्राउंड के अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको बहुत फायदा पहुंचता है। अगर कोई ह्यूमैनिटीज का है, ह्यूमैनिटीज के छात्र आता है तो उसको इस सी सेट में बहुत नुकसान होता है, क्योंकि तीनों जो पहले मैंने बताया, इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश कंप्रीहेंशन और रीजनिंग और मैथमेटिक्स, अचानक नहीं किया गया है। हाँ, मैं आपकी बात पे आता हूं। इसके कारण जो हिंदी भाषी के छात्र हैं, इन्होंने संघर्ष करना शुरू किया, आंदोलन करना शुरू किया, लेकिन अंततोगत्वा इस सी सेट के कारण जो हिंदी भाषी भारतीय भाषा के जो भारतीय भाषा के जो छात्र हैं, उनका परसेंटेज अगर पिछले 3-4 साल के आंकड़े देखेंगे तो लगातार गिरता जा रहा है। जैसा मेरे मित्र ने भी कहा कि गत वर्ष 1122 लोगों ने फाइनल एनुअल एग्जाम क्लियर किया, जिसमें केवल 26 हिंदी भाषी छात्र थे और ओवरऑल 35 छात्र जो भारतीय भाषाओं के थे। तो इसको ध्यान में देखते हुए जो अगर मैं कहूं कि उत्तर भारतीय, जिसमें सामान्यतः राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, इन प्रदेशों के जो छात्र कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सी सेट के कारण, और मेरा इसमें माना कि सी सेट के कारण ये इनमें योग्यता होने के बावजूद भी, प्रतिभा होने के बावजूद भी, ये उन इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के छात्रों के चलते हुए वो इसको क्लियर नहीं कर पाते। ये मुझे लगता है कि ये इस मूल विषय ये मूल विषय तो है, लेकिन ये आज नहीं किया गया। ये 2011 से लागू हुआ और सरकार ने इस पे सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। उस समय इस बाबत इस तरह के विरोध, इस तरह की बातें क्या जब अगर आपने जो बात कही है, मेरा इसमें मानना है जी कि जो सी सेट को फॉर्मेट को तैयार किया गया, जो लोग हैं, अगर हम यूपीएससी चेयरमैन की बात करें, डीपी अग्रवाल साहब, डीपी अग्रवाल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और मैनेजमेंट के हैं, उन्होंने इस ढंग से, और इनकी जो टीम थी, जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि सैम पित्रोदा साहब, मोंटेन सिंह आलूवालिया, इन लोगों ने कहा कि इस ब्यूरोक्रेसी में उन लोगों को आना चाहिए जो इंग्लिश भाषी या अंग्रेजी। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार में, पिछली सरकार में एक मानसिकता थी, जिस मानसिकता के वजह से, अवधेश जी आपसे शुरुआत करेंगे। मैं शुरुआत यहां से करूंगा दिलीप जी, कि हमारे देश में अगर केवल अपनी भाषा के कारण कोई मेधावी छात्र रोजगार में या जीवन यापन में पीछे रह जाता है तो हमारे लिए डूब मरने की बात है। आजादी के मूल्यों का भी यह अतिक्रमण है। एक तो यह है। दूसरी बात, जो ये बात सच है कि जब ज्ञान आयोग ने 2005 में रिपोर्ट दी और मनमोहन सिंह ने उसको स्वीकार किया, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि हमको ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देनी चाहिए और क्लास प्रथम से ही अंग्रेजी पढ़ाया जाए। तो इसमें कोई दो मत नहीं था। उनका मानना यह था कि इससे हमको दुनिया में भी और भारत में भी रोजगार के अवसर जो है सामान्य छात्रों को भी मिल पाएगा, और उस पर काफी तर्क दिए गए थे। यहां तक तो मेरी समझ में आती है, जिस खन्ना समिति के रिपोर्ट के आधार पर यह लागू हुई, वो 2011 में जब लागू हुआ था, उस समय भी इसका विरोध हुआ था जी। लेकिन मेरा प्रश्न यहां 2-3 है कि ये जो रीजनिंग वाले, ये यानी अंग्रेजी के लोग बेहतर कर पा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन है, ये बात तो थोड़ी समझ में मुझे आती है। सी सेट मैंने आज विरोध में लिखा भी है, मंगलवार को नवारा टाइम्स में इस पर लेख भी छपेगा। लेकिन मेरा यह कहना है कि सिविल सर्विसेज में 1979 में कोठारी कमीशन के अनुशंसा के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा की शुरुआत हुई थी। उसके पहले प्रिलिमिनरी नहीं होता था जनता पार्टी के शासनकाल में, और मेंस 2 पार्ट बने थे। उस समय के भी आप देखेंगे जो एक आपका सब्जेक्ट होता था और एक जनरल स्टडीज होते थे। नहीं, आज के मुद्दे पे आते हैं। नहीं, आज वही मुद्दा है कि 1979 में जो परीक्षा का पैटर्न था, उसमें भी रीजनिंग होते थे, उसमें भी कंप्रीहेंशन होते थे, उसमें भी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होते थे, और अंग्रेजी हिंदी दोनों अनुवाद रहते थे। तो ये उस समय भी छात्र देते थे, और हिंदी भाषी छात्रों ने काफी बेहतर किया उसके बाद से जी। बिहार के, उत्तर प्रदेश के छात्रों ने काफी स्थान हासिल किए। पिछले 5-6 सालों में जो घटी है, उसमें इंग्लिश का तो एक भाग मैं मान सकता हूं, ये निश्चित रूप से है, इसको बदला जाना चाहिए। सरकार ने आज आश्वासन दिया है, यूपीएससी भले अडिग है, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसको वो चेंज करेंगे। लेकिन ये मत भूलिए कि केवल इंग्लिश के कारण ये छात्र पिछड़ रहे हैं, इसको मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। बिहार और उत्तर प्रदेश में इस समय जो कॉलेजों के शिक्षा की जो हालत है, जो हाई स्कूल के शिक्षा की जो हालत है,
उसमें यूपीएससी तो छोड़िए, उसमें किसी कंपटीशन में छात्र हमारे आगे नहीं आ सकते हैं, उसकी जड़ खत्म। सिर्फ बिहार यूपी नहीं है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, नहीं, हिमाचल है, और राज्य है, उसको आप बिहार सिविल सर्विसेज में मैक्सिमम बिहार के लड़के हिंदी भाषी में, बिहार झारखंड के परसेंटेज रहता था, उसके बाद यूपी का आता था, राजस्थान और दूसरे राज्यों के परसेंटेज हमेशा कम रहे हैं। चलिए उपेंद्र जी, इसमें दिलीप जी मैं थोड़ा सा मैं आपके पास आता हूं। उपेंद्र जी, ये बात अवधेश जी कह रहे हैं कि चूंकि बिहार और उत्तर प्रदेश और हिंदी क्षेत्र जो है, वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो खामियां हैं, उसके वजह से ये तमाम चीजें आ रही है। ये बहुत ज्यादा जो पैटर्न चेंज किया गया है, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, ये चीजें पहले भी थी, इसको लेके बहुत ज्यादा उसमें बदलाव नहीं हुआ। देखिए, जो नई आर्थिक नीतियां जो आई है पिछले 22 साल से चल रही हैं जी, ये उसी का रिजल्ट है। और ये अकेले नहीं हो रहा है, ये पूरे शिक्षा क्षेत्र में लागू किया गया है। ये जो पिछली सरकार जो थी, उसने 8वीं तक बिना पढ़ाई के पास करने का प्रोविज़न बना दिया। एक CCE क्या हुआ, कम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन का कर दिया, CGPA का, ये भी है, इसको बर्बाद करने वाला है। राइट टू एजुकेशन एक्ट ला करके फिर वही वो नाम के लिए लोगों को खुश करने के लिए ले आया। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना, कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, जो सरकारी एजुकेशन है उसको एक साजिश की तरह बर्बाद किया जा रहा है। तो इसमें उसमें दोनों में संबंध है। यहाँ है कि ऐसा कर दो कि लोगों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझे और वो पास होता चला जाए, क्लास 8 तक तो पढ़ लिया हमने, उसको साक्षर बना दिया, राइट टू एजुकेशन का है उसे हमने पूरा कर लिया। जो क्या बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये उसको हमने पूरा कर दिया। ये एक साजिश चल रही है पिछले 10 साल से, और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत है। फिर है कि जो ब्रॉडर बेस है उसको संकरा किया जाए। जिस बेस से ब्यूरोक्रेसी में लोग आ रहे हैं, तो शायद हमारे नए हुक्मरान हैं उनको दिक्कत होगा, उनको लगेगा कि ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि हमारे स्टाइल में खांसते नहीं है, हमारे स्टाइल में खाना नहीं खाते हैं, और वो तो खाना खाते खाते मुंह से आवाज़ करते हैं। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं अभी जो हमारे रूलर्स बन गए पिछले 10 साल से या 15 साल से आप कहिए, उसमें मैं NDA का भी 6 साल उसको भी शामिल करता हूँ। ये लोग में ऐसे हमारे रूलर्स की जो कैटेगरी आ गई है कि वो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, जिनको कहेंगे वो तो छींकते समय नाक पर रुमाल नहीं रखता है, तो वो तो क्या बोलते हैं खाते समय है जो हाथ से खाना शुरू कर देता है, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करता है। तो उनको ऐसे लोगों से चिढ़ है और उन लोगों को बाहर रखने के लिए एजुकेशन सिस्टम को चौपट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं और कि ये सरकार में प्रोसेस है उसको भी वो चेंज कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर आरोप आपका है, बहुत गंभीर मसला है, जो सीधा सीधा मुझे प्रदीप टम्टा जी से पूछना पड़ेगा कि पिछली सरकार में ऐसे लोग आपने बिछा दिया जो इनको जमीन से वो कनेक्टेड नहीं थे, उनको एलिटिस्ट उनकी मानसिकता थी। आपकी सरकार रही और यह सरकार ने इस तरह की व्यवस्था बनाई जिसमें आज हिंदी भाषी छात्रों को, हिंदुस्तान में जो भाषा है उन छात्रों को नुकसान हो रहा है। देखिए, बहुत ही चीज़ों का इस समस्या का ये बहुत ही सिंपल साधारीकरण है, इससे मैं समझूंगा नहीं और इससे हम पूरी जो डायमेंशन को भी हम समझ नहीं पाएंगे। जी देखिए, एक तो हमारे नौजवान साथी ने जो आंदोलनकारी है उसने हम अपनी बात रखी, प्रोफेसर साहब ने भी अपनी बात रखी। सिर्फ इसको हिंदी भाषी हिंदुस्तान की भाषा और भी भाषा है, तेलुगु भी है, तमिल भी है। एक चीज में आता हूं, एक तो जो भारतीय भाषाओं का जो अधिकांश हिस्सा इस सिविल परीक्षाओं में जा करके देश की प्रशासनिक सेवाओं में आता था, उनके ऊपर ये जो नया सिस्टम है अंकुश लगा रहा है। एक चीज तो ये तो आपके सरकार के समय में लगा था। मैं उसी में मैं उसी में आ रहा हूँ। इसको आप राजनीतिक रूप से नहीं देखें, सरकार राजनीतिक रूप है उसका समाधान इसी इंडियन सोसाइटी के अंदर हमको देखना पड़ेगा। दूसरा है, इसने भाषा से ज़्यादा, अगर आप CSET के पहले और CSET के बाद के जो इस परीक्षा में उनके आंकड़े देख रहे हैं, उसमें तो हिंदी और जो भारत था, जो रूरल इंडिया था, जिसमें साउथ के भी लोग बहुत ज़्यादा थे। जब हिंदी कहते हैं तो ऐसा लगता है कि साउथ को लोग बहुत ज़्यादा करें। अगर हम उस आंकड़ों को देखें तो CSET से पहले इस देश के अधिकांश जो सिविल सेवा में लोग थे वो ग्रामीण भारत के लोग थे, और अब जो CSET लागू होने के बाद 2012 के बाद के आंकड़े देख रहे हैं तो ग्रामीण भारत की जो भागीदारी थी एकदम पीछे आ गई। ये मुझे इस पर चिंता की बात है। एक तो भारतीय भाषाओं से भी जो लोग आते हैं, तेलुगु, तमिल, तो ये क्यों हो रहा है जी?
इसको भारतीय समाज की कहीं न कहीं उस सोच व्यवस्था में जाना पड़ेगा जो आप पिछली सरकार को कह रहे हैं। ये सिर्फ विरोध आज नहीं हो रहा है। 2011 में जब ये लागू हुआ था, मैं पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट में भी उस समय ये सवाल उठा था और वहाँ पर भी सरकार ने कहा था कि हम इस सवाल पर नए से रिविजिट करेंगे और इसलिए आज की सरकार को भी ये सवाल मान्य था और उसको तत्काल सरकार जब आई तो उस समय भी इस समस्या पर सोच लाना चाहिए। मुझे लगता है कुल मिलाकर के एक चीज है, कुल मिलाकर के ये है कि दोनों सरकारें पिछले 60 सालों में जो भारतीय समाज में एक नया जो वर्ग पैदा हुआ, जो ग्रामीण भारत का जो वंचित तबके का, जिसको रिजर्वेशन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो आगे आ रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं में आ रहे हैं, हमारे देश के अंदर अब आपने अपनी बात की मुझे कहने दीजिए। जो प्रिविलेज बस है इस देश में हमेशा भाषा प्रिविलेज वर्ग का एक विशेषाधिकार रही है अधिकांश भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं से वंचित करने के लिए, चाहे संस्कृत हो, चाहे फारसी हो, चाहे अंग्रेजी हो। उन लोगों को लगता है कि कैसे जो भारत का जो वंचित तबका था, अधिकांश किसान समुदाय, ग्रामीण समुदाय जो आ रहा था, आप लोगों ने किया इसको, एलिटिस्ट तबका है। वो कौन था आपके हमारी सरकार के भी सामने जब ये मसला पार्लियामेंट में आया था तो क्यों लागू करवाया फिर? देखिए सरकार ने, आपकी सरकार एलिटिस्ट लागू नहीं, हमारी सरकार ने उसमें उसी समय कमेटी, आपकी सरकार एंटी कहा था। इसका मतलब टमटा साहब आप जो कह रहे हैं यानी कि आपकी सरकार जो वंचित लोग हैं उसके विरोधी है, जो ग्रामीण इलाके के रहने वाले उसके विरोधी है, जो भारतीय भाषा में जानने वाले हैं। हमारी सरकार के इन 40-60 सालों के जो नया डेमोक्रेटाइजेशन हुआ उसने ग्रामीण भारत को, उसने वंचित तबकों को प्रशासन में आने की एक बहुत बड़ा अवसर दिया। दोनों बातें आप कह रहे हैं। तो आज ये जो नया एक समाज बन रहा है उसमें कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उस सवाल ने ये फिर आया था 2011 में। 2011 में भी पार्लियामेंट में इसको बड़ा विरोध है और सरकार को, आज की सरकार को जो उन्होंने कहा है उसको, जो आंदोलनकारी छात्रों के सामने उनको ये जो उन्होंने कार्ड जारी किया था निकालना ही नहीं चाहिए था, नए सिरे इस पर बहस करके पूरी तरह से उसकी बात को माननी चाहिए। जब हम लोग अनशन कर रहे थे तो सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था, हमारे सांसद भी आए थे तिवारी जी, उन्होंने आकर के अनशन तुड़वाया था। उस वक्त बोला गया था कि सीसेट पे एक कमेटी बैठाई जाएगी और हटाने के लिए और इस पे विचार की जाएगी। फिर भी इतना होने के बाद भी कल एडमिट कार्ड आ गया। अब देखिए तो सरकार जो प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री हैं उन्होंने खुद आश्वासन दिया था। दिलीप जी ऐसा है, इसको समझना पड़ेगा। जी एक सेकंड, पिछली बार एक एनजीओ ने जब ये आया तो उसने एक मुकदमा PIL दायर किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस समय जो टिप्पणी की है वो बड़ा सरकार को एक प्रकार से लताड़ ही था और कहा कि एक समिति बनाइए तुरंत जो 6 महीने में रिपोर्ट दे। ये मई में यह समिति बनाने के लिए कहा था। अगर वो समिति की रिपोर्ट आ गई होती जनवरी फरवरी तक तो आज हंगामा नहीं होता। उसी समिति को इस सरकार ने अब कहा है कि 7 दिन के अंदर अब आप रिपोर्ट दीजिए, हमको मानेंगे नहीं। जो ये कह रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो मंत्री है उन्होंने विशेष तौर पर यूपीएससी को कहा कि आप जो है इस परीक्षा को स्थगित रखिए जब तक कि पैटर्न पर फैसला नहीं हो जाता है। लेकिन वो अपने हिसाब से उन्होंने एडमिट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया। यही प्रश्न है, अगर मंत्री कह रहे हैं कि भाई इसको स्थगित कीजिए तो एडमिट कार्ड जारी करने की क्या जरूरत है? ये पहली बार हुआ, सुनिए, ये पहली बार हुआ है कि एडमिट कार्ड 1 महीने पहले जारी कर दिए गए। नहीं टमटा जी, ऐसा है, मैं जो कह रहा हूँ यूपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन फिर भी आज प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया जो है जितेंद्र सिंह को, बात की, संसद में बयान दिया और छात्रों को यह कहा कि उनके एडमिट कार्ड निकालने से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं घबराने की जरूरत है? एडमिट कार्ड देने का मतलब ये नहीं है कि परीक्षा उसी पैटर्न में होगा। सरकार जारी होती ही संसद है उसमें बदल कर सकती है। 1 सेकंड, तो मेरी जानकारी के अनुसार उसमें बदलाव तो निश्चित है। नहीं, मैं जिस मंत्री ने आज खुद कहा, 1 हफ्ते पहले उन्होंने कहा है कि हम यूपीएससी से कह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और वही यूपीएससी जारी कर देती है, वही कार्ड जारी कर देती है। अगर एडमिट कार्ड जारी हो गए तो विद्यार्थी क्या करेगा? आपके कपिल सिब्बल, मनमोहन सिंह और सैम पित्रोदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या आप बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? अगर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देकर के सुनिए, एक चीज, ये गाँव के और गरीब लोगों को वंचित कर
कर दिया है। आप क्या बात कर रहे हैं? अवधेश जी इस बात को सुनिए, अगर हमसे कोई गलती हुई थी, कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई, सुनिए। अरे अवधेश जी मेरी बात तो सुनिए, जोर से बोलने से कुछ होने वाला नहीं। कहा था कि 1979 में जो कोठारी वो जो परीक्षा का पैटर्न है वो जारी रहेगा। अवधेश जी वर्तमान बहस पर आइए, वर्तमान बहस पर मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, इसको क्या चेंज किया? आप एक बात सुनिए, आप जिस बात को सरकार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये क्या, अगर वो बात हमने गलती की थी, क्या इस नई सरकार को, हमको तो उसकी सजा मिल गई थी, क्या नई सरकार को उस पर रिविजिट नहीं करना चाहिए था? कहाँ कर रही है? मंत्री के आश्वासन देने के बाद यूपीएससी एडमिट कार्ड जारी कर देती है। बॉडी है, वो अपने अनुसार काम कर रही है। कहाँ से ऑटोनोमस बॉडी है? यूपीएससी भारतीय संविधान, भारतीय सरकार के कानून के द्वारा एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, बनाना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। वो कानूनी संस्था नहीं है। जो बात आज कह रहे हैं वो मंत्री ने एक हफ्ते भी पहले कह दिया है। संवैधानिक संस्था है जो यूपीएससी का संवैधानिक संस्था तो क्या सरकार से ऊपर है, संविधान से ऊपर है। अरे आप एक आंदोलनकारी रहे हैं, कपिल सिब्बल से पूछे ना क्यों बर्बाद कर दिया इस ढंग से पूरे देश के एजुकेशन को। हम अवधेश जी एक बात कह रहे हैं उनसे गलती, उनको सजा हो गई, हमें तो सजा मिल गई, अरे हमें तो सजा मिल गई, लेकिन अब हमारी पुरानी नीतियों के लिए आपको मैंडेट नहीं दिया गया है। देखिए आपको मैंडेट दिया गया है सरकार को, मोदी सरकार को नई सिरे से विचार करे, क्यों नहीं इस पर, क्यों नहीं इसको बदला है? एक हफ्ते पहले मंत्री कहता है कि हम यूपीएससी को निर्देश कर रहे हैं, 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। आज जब विद्यार्थी आंदोलन करते हैं अब क्या पढ़ाई कर लेंगे? आपकी सरकार में भी आंदोलन किया था छात्रों ने, उस समय भी आवाज उठी थी, हम लोगों ने उस समय भी बात है, पार्लियामेंट में उस समय भी बात है, सरकार ने ध्यान रखा था। इसमें टंडा जी मुझे थोड़ा सा एक विषय लगता है जी, ये जो आंदोलन हुआ है इसके पीछे भी कुछ पृष्ठभूमि है जो मुझे रखने की, मुझे लगता है आवश्यकता, उसमें आवश्यकता है। अभी नई सरकार आने के पश्चात 2 ऐसे निर्णय हुए जिसके चलते हुए इन आंदोलनकारी छात्रों को बल मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश सिंह ने प्रण कर लिया था कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर FIUP को लागू करके रहूंगा। उसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किया, चाहे वो लैपटॉप बांटने का विषय हो, चाहे अंतर्ध्वनि का विषय हो, चाहे क्या चाहते हैं। लेकिन मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, लेकिन छात्रों की भावनाओं को देखते हुए, शिक्षकों की भावनाओं, आंदोलन उसमें भी हुए थे, एनडीए यूपीए की सरकार ये मुद्दे पे मैं उसी पे आ रहा हूं। जब छात्रों को लगा कि FIUP जैसा पूरा स्ट्रक्चर बदलाव हो सकता है तो सीसैट क्यों नहीं बदल सकता है। लेकिन सर हमारा मुझे लगता है से चल रहा है। दूसरा मैं इस विषय पर कहना चाह रहा हूं कि सीसैट विरोध करने का कारण क्या है, उसको खोजने की आवश्यकता है। वो जो छात्र कर रहे हैं, इसकी मैं फिर बताना, इस पर रिपीट करना चाहूंगा कि जो इन्होंने भी कहा, एक इसमें जिनको फायदा पहुंच रहा है वो है मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के छात्रों को। दूसरा, इसमें जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है उसमें हिंदी छात्रों को दिक्कत आती है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, गूगल का अब उसमें एक शब्द था वर्कलोड। अब वर्कलोड का जो उन्होंने कर दिया काम का बोझ। अगर वर्कलोड को अगर काम के बोझ के साथ अनुवाद करेंगे तो क्वेश्चन का अनर्थ हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि आप लैंड रिफॉर्म के बारे में क्या समझते हैं। अब अंग्रेजी में तो लैंड रिफॉर्म था, हिंदी में उनको कर दिया गरीबी उन्मूलन। तो जो ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो अर्थ का अनर्थ कर रहा है। ये एग्जांपल आप कुल मिलाकर के ये भारत के जो भाषाएं हैं, हिंदी जो भाषी छात्र हैं, हाँ, और जो ग्रामीण इलाके के छात्र हैं, उनको इससे नुकसान हो रहा है। और इस पे सरकार ने जो बयान दिया है, मैं उम्मीद आप कर सकते हैं, पत्रकार बंधु की बात से सहमत हूं कि जो पुराना ग्रुप था, चाहे वो सैम पित्रोदा हो, कपिल सिब्बल हो, इन लोगों ने एक ऐसा नेक्सस तैयार किया था जो भारत से जुड़े हुए लोग, उस चाहे वो यूनिवर्सिटी में भी इससे बाहर करने की योजना हो, और विदेशी नई सरकार, सर जाने का क्या फायदा है। इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, मैनेजमेंट के लोग पहले भी यहां तक कि टॉप भी किए हैं यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में। चलिए वो लोग आए, उसमें हमको कोई समस्या नहीं है। भाषा के कारण दानिश एक आखिरी सवाल, दानिश छात्र वंचित रहता है तो सरकार ने 1 सप्ताह का समय मांगा है। दानिश जी, सरकार ने 1 सप्ताह का समय मांगा है। 1 सप्ताह तक छात्र जो हैं, आप तमाम जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो बिना विरोध किए हुए अपने घरों में बैठेंगे, अपना पढ़ाई करेंगे। नहीं सर, अब क्या 2 महीने से पिछले हम लोग लगे पड़े हैं।
एक सप्ताह आपको आप एक सप्ताह की सरकार ने मोहलत मांगी है सर, क्या पता फिर दें कि नहीं। पिछली बार भी उन्होंने बोला था कि देंगे। आंदोलन तो सर जारी रहेगा। आज भी 15,000 लड़के पार्लियामेंट के स्ट्रीट पे गए थे और अभी पकड़े गए हैं वहाँ पे। धरने पर बैठे रहना चाहिए। सर क्रमिक अनशन पे लड़के बैठे हुए हैं, आंदोलन पर है। तीन लड़के हैं जो क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं, अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने मोहलत दिया है। आंदोलन करने के लिए मजबूर किस कारण हुए हैं ये टमटा जी आप समझिए। चलिए, टमटा जी तो बाहर कर दिए गए इसी कारण से, वो कह रहे हैं उनको सजा मिली है। नई सरकार के सामने ये चुनौती है। एक सप्ताह के बाद, इस एक सप्ताह तक लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। अनशनकारी बैठे हुए हैं। सरकार ने जो समिति बनाई थी वो वही खन्ना है जिन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता वाला जो है वो पैटर्न दिया था। मनमोहन सिंह सरकार ने समिति बनाई थी, उसमें वो भी शामिल है। चलिए पुरानी सरकार नहीं, कमेटी वही है। छोटा सा ब्रेक, नए विषय के साथ हाजिर होंगे, नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, नए विषय के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद।